हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है भाई आप लोग के लिए। अभी 1 जनवरी 2022 को आपको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ट्रिपल IQ के जितने भी पेड लेक्चर्स हैं, ओके, MCQs को छोड़ करके। और अभी भाई चैनल पे इसी तरीके के 4 से 5 सेशन अपलोड होंगे और हर एक सेशन में हम लोग अपने ट्रिपल IQ के पेड लेक्चर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। और अभी जैसे अगर आपको पेड क्लासेस नहीं भी ज्वाइन करना भाई, फिर भी ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी जैसे मान लेते हैं आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हम लोग चेन सिस्टम यहाँ पे बनाते हैं, चेन सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना। तो ये सब आपको इस सेशन में एक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का जो पहला सब्जेक्ट है भाई, ये हम लोग का मास्टर सब्जेक्ट है ट्रिपल IQ का, और ये है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई अभी जैसे यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। एक जो पास आउट हो चुके हैं, फिर चाहे आपने ITI किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है या फिर कहिए BTech किया हुआ है या फिर कहिए भाई आपने MTech किया हुआ है। ओके, ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये चारों के लिए कॉमन होता है। ओके, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं भाई। और यहाँ पे जितना ज़्यादा डिटेल में बेसिक इलेक्ट्रिकल को सीखेंगे उतना ही ज़्यादा एक तरीके से आपको एडवांस सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगा, या फिर कहिए एडवांस सब्जेक्ट भाई आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। मशीन आपको समझ में आएगा, पावर सिस्टम आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक समझ में आने लगेगा, या फिर कहिए मेजरमेंट समझ में आने लगेगा, कंट्रोल सिस्टम समझ में आने लगेगा। सारा का सारा भाई इसी से रिलेटेड है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी के बंदे जो अभी भाई प्रिपरेशन कर रहा है। अभी सेकंड कैटेगरी में जैसे मान लेते हैं आप अभी कॉलेज में है, फिर चाहे आपका पॉलिटेक्निक चल रहा हो या फिर BTech चल रहा हो या फिर ITI चल रहा हो। तो भाई अगर आप अभी कॉलेज में हैं और अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं और एट द एंड भाई पास आउट होने के बाद फिर से आपको प्रिपरेशन ही करना है, तो सीधी सी बात है अभी से अगर आप लग जाएंगे तो आपके कॉलेज में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको समझ में आएगा, साथ ही साथ आपका ये बैकअप बन जाएगा। जब आप पास आउट होंगे तो ये सब पे आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें तो इसमें हम लोग के पास 2 तरीके का कोर्स है भाई, और ये कोर्स नहीं है, सब्जेक्ट वाइज है। ओके, सबसे पहला है कंप्लीट कॉन्सेप्ट। कंप्लीट कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे टोटल जो है 16 चैप्टर कवर करेंगे। टोटल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग को 16 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं भाई। और इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि 16 चैप्टर को कैसे हम लोग चेन सिस्टम बना करके परमानेंट अपने दिमाग में एक तरीके से रख सकते हैं। और एक बार आपने चेन सिस्टम बना लिया तो समझिए कि आपका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है भाई आपका सीरियल वाइज चलेगा, फिर वेब सीरीज की तरह चलेगा। एक अलग ही लेवल का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। तो ये जो 16 चैप्टर है भाई, इन 16 चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। और कॉन्सेप्ट आपने एक बार समझ लिया तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे RK राजपूत आप उठाइए, उसमें पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, तो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, RK राजपूत के लिए भाई आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। अभी कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें आपका सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स करवाया गया है। सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है नेटवर्क थ्योरम, और नेटवर्क थ्योरम भी AC नेटवर्क हो गया, DC नेटवर्क हो गया, उसमें आपका KVL, KCL, नॉर्टन्स थेवेनिन सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ना। तो इनमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, तो यहाँ पे आपका भर भर के एक तरीके से सर्किट सॉल्व करवाया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, मतलब बहुत सारे चैप्टर है। हर एक चैप्टर में भाई आपका न्यूमेरिकल भर भर के कराया हुआ है। तो एक बार आप सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो जो MCQs में छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड या फिर कहिए एक एक लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फिर आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन जिसमें हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस आपका न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा। सेकंड जो है आपका, इसमें है आपका कंप्लीट MCQs क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग VK मेहता बुक को फॉलो करेंगे। इसमें टोटल जो है भाई 16 चैप्टर होगा और इसमें आपका 1845 क्वेश्चन कवर होगा। साथ ही साथ इसमें आपका एक एक्स्ट्रा चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो अभी देखिए यहाँ पे बुक भी बता दे रहा हूँ।
जो हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए यूज करेंगे। ऐसे तो यहाँ पे मैंने 3 बुक फॉलो किया, एक इशफाक हुसैन हो गया, एक वीके मेहता हो गया, एक जेबी गुप्ता हो गया। तो ऐसे ही हम लोग का मेन बुक रहेगा वीके मेहता बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, इसमें आपके टोटल 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं और जो एमसीक्यूज कवर होगा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होगा 5000 प्लस वाले से। ओके, तो इसमें आपका जो बेसिक वाला सेक्शन है उसमें 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर को मिला के टोटल जो क्वेश्चन आ रहा है 1845। लेकिन हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज में भी भाई कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है। तो अगर आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद फिर आप एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो भाई इससे बढ़ करके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भाई एक तरीके से समझिए ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, ये 1845 मतलब समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन मैंने एक तरीके से समझा है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने एक तरीके से डिजाइन किया भाई, तो मेरे को पता है कितना ज्यादा एफर्ट डाला हुआ है। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करें तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 180 लेक्चर मिलेगा, ठीक है। और 180 लेक्चर देख लेंगे तो एमसीक्यूज में मान के चलिए आपका मैक्सिमम 100 लेक्चर होगा, 100 लेक्चर में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे इसमें आपके और भी लेक्चर है लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स दिए हुए हैं भाई। तो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी इसमें सीख लेंगे, तो उधर आपको अगर रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट तो आप रिवाइज कर सकते हैं ना, और डायरेक्ट अपने एमसीक्यूज को आप कवर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा आते हैं भाई कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या फिर आपको ये सीखना है कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट को सीखा जाता है भाई, है ना, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं कैसे पढ़ाई किया जाता है बुक से, या फिर कहिए सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है। और अगर आप में भाई डिसिप्लिन नहीं है, आप खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर कहिए 2 घंटा आप बैठने के बाद आपका दिमाग एक इरिटेट हो जाता है, फिर कहिए आप उबने लगते हैं, तो फिर आप एक तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, सारा का सारा चीज़ बना बनाया आपको मिल जाएगा, बस आपको देखना है और नोट्स बनाना हो, समझना है। देखिए, आप किसी भी बुक को उठा लीजिए भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टार्ट होता है ये करंट के डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। करंट है क्या, तो वहाँ पर आपको लिखा रहेगा फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या फिर कहिए इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे ज्यादातर बच्चे भाई जो पॉलिटेक्निक में होते हैं तो वो मैट्रिक करके आते हैं। अब मैट्रिक में इंसान का उतना चेतना डेवलप नहीं होता, उतना अवेयरनेस नहीं होता है। ओके, सब चीज पढ़ाया जाता है 9th में 10th में, लेकिन भाई उनको आइडिया नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। फिर कहिए ज्यादातर बच्चे एक तरीके रेगुलर क्लास में जाते हैं स्कूल में, तो उनका टॉपिक एक तरीके से मिस हुआ था और बीच में आपने मिस कर दिया, तो भाई आगे जो टीचर पढ़ाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके चलते क्या होता है, आपका इंटरेस्ट एक तरीके से निकल जाता है भाई, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, कैसे भी मैट्रिक पास हो गए आप। तो अभी यहां पे सबसे पहले आपको दिक्कत करेगा कि चार्ज क्या है ना। इस पूरे डेफिनेशन में चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आना चाहिए आपको। या फिर किसी बुक में लिखा रहता है द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, है ना। तो अभी चार्ज को समझने के लिए भाई आपको अपने आसपास में देखना पड़ेगा। आप आसपास में देख रहे हैं तो 2 ही तरीके का आपको देखने को चीज मिल रहा है, एक है आपका लिविंग थिंग और दूसरा आपका नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग को भी जब आप जूम करके देख रहे हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग को भी जब आप जूम करके देख रहे हैं भाई, तो आपको पता चल रहा है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है जो है मेरा एटम। अब एटम को भी जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, प्रोटॉन देखने को मिल रहा है, न्यूट्रॉन देखने को मिल रहा है, जो हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अब अगर आप जूम करके देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें पूरा का पूरा प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से बंधा हुआ रहता है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऑर्बिट में एक तरीके से बैठे हुए हैं। ओके, इधर 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 आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई ये फ्री नहीं है अभी, ये एक तरीके से इस न्यूक्लियस के साथ इंगेज है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा है ना, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब क्वेश्चन आएगा कि ये टकरा क्यों नहीं जाता, तो अंदर वाले फोर्स को क्या करता है, एक तरीके से गोल गोल घूमने में एक तरीके से यूज कर लेता है। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ भाई। ये जो मैंने यहाँ पे एटम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस एटम का भी हम लोग को काफी डिटेल में पढ़ना होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। एटम में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हिस्ट्री ऑफ एटम, और इसी से रिलेटेड फिर आ जाएगा आपका क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम नंबर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है भाई बहुत छोटा होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहाँ, एटम के अंदर है कहाँ। जैसे इस पूरे एटम के साइज को समझिए अर्थ है, और ये इलेक्ट्रॉन को समझिए एक सिंगल आदमी है। तो पूरे अर्थ में
एक छोटे से आदमी को आपको भाई ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का एक प्रॉपर एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर कंट्री होगा, उस कंट्री में स्टेट्स का कोई ना कोई स्टेट होगा, है ना, फिर आपका कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद कोई ना कोई विलेज होगा, फिर कोई शहर होगा, तो शहर में भी कोई आपका मकान नंबर होगा, तब जाके कोई भी आदमी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हम लोग को इसका एड्रेस निकालना पड़ता है। तो एड्रेस कहां से मिलता है? क्वांटम नंबर से। तो 4 तरीके आपको क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम लोग को इधर वाला पार्ट नहीं पढ़ना होता है। ओके, एटम में जो मैंने आपको 3 पार्ट बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हिस्ट्री ऑफ एटम और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा क्वांटम फिजिक्स चलेगा। इलेक्ट्रॉन का हम लोग बिहेवियर वहां पे पढ़ते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बाहर के एनर्जी को गेन करके एक्साइट हो जाता है। एक्साइट करना मतलब कि अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, पर हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर डी एक्साइट होगा तो वापस से आ जाएगा। तो ये सब आपका भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बस आपको जानना है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज एटम से आता है, और ये जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मूव नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कभी मूव नहीं कर सकता है भाई। तो ओवरऑल बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी क्या है, यहाँ पे बिजी है एक तरीके से, इसके साथ हमेशा क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बंधा हुआ गोल गोल घूम रहा है। तो इसको फ्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेकर के आना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, जो कि इस न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब जैसे इसके पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इसको खींच लेगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो ऑटोमेटिक जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये बन जाता भाई फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, तो हम लोग को पता है कि अगर ये वायर है तो उस वायर में बहुत सारे एटम होंगे, और हर एक एटम में आपका क्या है, एक तरीके से बहुत सारा वैलेंस बैंड है, बहुत सारा वैलेंस बैंड कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में। तो भाई ये वायर क्या है, ये समझिए वैलेंस बैंड है। तो उसमें जैसे ही आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इस पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहाँ से निकल करके इधर की तरफ फ्लो करना है, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना, समझ गए। और ये न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे भाई होता क्या है कि हम लोग का जो नेचर है, नेचर ने ऑलरेडी इस कंडक्टर को हीट किया हुआ, क्योंकि हम लोग कितने टेम्परेचर पर रह रहे हैं, रूम टेम्परेचर कितना है, 27 से लेकर के 25 के बीच में। तो जो 25 या फिर 27 डिग्री सेल्सियस से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू जो हम लोग का एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहना मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर है भाई आपका -273 डिग्री सेल्सियस है ना, तो उसके मुकाबले जो 27 डिग्री सेल्सियस है काफी ज्यादा हॉट है, हॉट टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर क्या कर रखा है, यानी नेचर ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इस मेटल को हीट कर रखा है। हीट कर रखा है इसका मतलब क्या कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थर्मल एनर्जी को गेन करके ये क्या हो रहे हैं, एक्साइट हो रखे हैं। एक्साइट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होगा, बिना कोई पोटेंशियल लगाए हुए भी क्या होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरीके से पहले से ही बने हुए रहते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इसमें पहले से ही मौजूद होगा। बस यहाँ पे आपको हल्का सा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल अप्लाई करते हैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। और हम लोग को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसके चलते जो करंट मिलता है भाई उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। समझ में आया। तो यहां से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने स्टार्ट किया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चार्ज के डेफिनेशन से। चार्ज है क्या, तो हम लोग को समझ में आया चार्ज क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण आता है। तो प्रोटॉन से हम लोग को लेना देना नहीं है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बस हम लोग को लेना देना है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसके चलते जो हम लोग को करंट मिलेगा भाई ये बनता है डीसी करंट। ओके, और वही अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में एक ही जगह पे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो इसके चलते जो हम लोग को मिलता है वो होता है मेरा एसी करंट। अब पूरा का पूरा ओवरऑल ऊपर ऊपर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो करंट हम लोग देख रहे हैं दो तरीके का है, एक डीसी करंट हो गया और एक एसी करंट हो गया। अब जैसे डीसी करंट कहीं पे भी फ्लो हो रहा है भाई, जैसे वायर है तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सीधी सी बात है क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। ये नेचर है, ये फंडामेंटल है भाई। कहीं पे भी करंट फ्लो हो रहा है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और हम लोग को समझ में आ रहा है डीसी करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है भाई वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी नॉर्थ एंड साउथ इसका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, समझे। तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और एसी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पल्सेटिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं d∅/dt, यानी नॉर्थ एंड साउथ हमेशा चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो अभी देख रहे हैं कि करंट के कारण, समझिए, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन से मेरा बना है करंट और करंट से बना है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना होता है। सबसे पहला होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीजें जानते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिटी क्या हो गया, ओके, आपका बीएच कर्व क्या हो गया, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं इसमें, पहला लिख देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये पहला चैप्टर हो गया मैग्नेटिज्म से। दूसरा हो जाएगा भाई आपका मैग्नेटिक सर्किट,
ओके, अब समझिए, वापस आइए यहाँ पे। हम लोगों ने पढ़ा भाई दो तरीके का करंट है, डीसी करंट और एसी करंट। तो जब आप डीसी करंट स्टडी करेंगे तो इससे हम लोग का बनेगा एक डीसी सर्किट, और उस डीसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं डीसी नेटवर्क। ओके, और डीसी नेटवर्क में क्या देखने को मिलेगा आपको? बैटरी सोर्स, करंट सोर्स और सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अब पैरेलल में हो या फिर सीरीज में हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन में हो, है ना, तो इसको बोलते हैं डीसी नेटवर्क। और डीसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम, जिसमें आपको पढ़ना होगा केवीएल, केसीएल, नॉर्टन्स, थेवेनिन सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम और भी बहुत सारे थ्योरम है। तो ये बन गया पूरा का पूरा डीसी नेटवर्क थ्योरम। उसी तरीके से जो एसी करंट है भाई, तो एसी करंट से भी हम लोग का एक नेटवर्क बनेगा, और उसमें क्या देखने को मिलेगा? बैटरी की जगह आपको करंट सोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज सोर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, इंडक्टर आ जाएगा और कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसी नेटवर्क थ्योरम। इसमें भी आपका केवीएल, केसीएल, नॉर्टन्स, थेवेनिन सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम वैल्यू, सब ये सब हम लोगों को पढ़ना होता है। अब देखिए, हम लोगों ने जैसे भाई यहाँ पे एसी का बात किया, थोड़ा सा एसी और एक्सप्लेन कर दे एसी में क्या क्या पढ़ना होता है। तो एसी में नेटवर्क बनाने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा पहले एसी फंडामेंटल। ठीक है, एसी फंडामेंटल में हम लोग क्या जानेंगे? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट मतलब इस तरीके का है, टाइम के साथ आपका चेंज हो रहा है, करंट हो या फिर वोल्टेज हो, तो इसका हम लोग देखेंगे भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है ना। तो ये सब हम लोग एसी फंडामेंटल में जानते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, आपका आरएमएस वैल्यू का मीनिंग क्या है। तो ये हो गया एसी फंडामेंटल। उसके बाद हम लोग जो सर्किट बनाएंगे भाई, है ना, जैसे एसी सीरीज सर्किट हो गया, एसी पैरेलल सर्किट हो गया, उसमें लोग रेजोनेंस ये सब पढ़ेंगे, क्वालिटी फैक्टर क्या है, बैंडविड्थ क्या है। उसके बाद इसी में आपको पढ़ना होगा फेजर अलजेब्रा, क्योंकि जब आप एसी करंट पढ़ेंगे तो एसी करंट में भाई हम लोग को पढ़ना होता है क्या कि भाई इंडक्टर और कैपेसिटर आने के कारण क्या होगा, अगर ये वोल्टेज है तो करंट या तो लीड करेगा तो लैग करेगा, है ना। तो लीड और लैग को दिखाने के लिए या फिर ये फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को पढ़ना होता है फेजर अलजेब्रा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, इस तरीके का आपका लिखा हुआ रहेगा ए प्लस जे बी, है ना, जे जहाँ पे क्या इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो क्या होगा, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका एक एंगल होगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये सब हम लोग को पढ़ना होता है भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है, वोल्टेज का एंगल दिया रहेगा, वी एंगल थीटा, आई एंगल थीटा, है ना। तो ये सब के लिए हम लोग को फेजर अलजेब्रा पढ़ना होता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं इसी में, एसी फंडामेंटल हो गया, एसी सीरीज सर्किट हो गया, एसी पैरेलल सर्किट हो गया, उसके बाद फेजर अलजेब्रा हो गया। और एक चीज देखिए, ये जो एसी करंट है, तो एसी करंट भाई दो तरीके का होता है, आपका सिंगल फेज हो गया और थ्री फेज हो गया। तो थ्री फेज हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकें। ओके, तो थ्री फेज हम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, ओके, बैलेंस सिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है, ये सारा का सारा आपका यहाँ पे एसी के अंदर पढ़ना है। तो आ जाइए, तो हम लोगों ने भाई करंट के चलते कैसे हम लोगों ने एक सर्किट बनाया, डीसी नेटवर्क बनाया और एसी नेटवर्क बनाया। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट बनेगा। ओके, तो पहला मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया। और तीसरा जो एसी के कारण जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है भाई, d∅dt नेचर का, तो इसके कारण हम लोग का क्या आता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही रहेगा इसमें, ठीक है। इससे आपको यहाँ पे समझ में इंडक्टर ये सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम लोगों ने भाई पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चार्ज से स्टार्ट किया था। आप चेन सिस्टम पकड़िएगा, यानी इलेक्ट्रॉन से मैंने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉन से मेरा बना करंट, करंट से बना मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम लोग वापस से आ रहे हैं कहाँ, इस चार्ज के पास। तो अभी जैसे भाई ये चार्ज जब बह रहा था, यानी जब फ्लो हो रहा था, तो इसके चलते बना मेरा करंट और उसके चलते बना मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि चार्ज मेरा अगर स्टैटिक है, स्टैटिक कहना होता है कहीं पे भी रुका हुआ है, जैसे मान लेते हैं मेरे हाथ में एक छोटा सा भाई बॉल, समझिए, इमेजिन कीजिए बॉल है, तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, रुका हुआ है, मेरे हाथ में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक चार्ज है। तो कहीं पे भी अगर चार्ज रखा हो भाई, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने आसपास में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग स्टडी करते हैं, और इसके लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक और टॉपिक आ जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आप एक बार समझ जाएंगे, तो इसी से हम लोग का एक टॉपिक निकल करके आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। ओके, क्योंकि कैपेसिटर क्या है भाई,
कैपेसिटेंस। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में चार्ज को एक तरीके से स्टोर करता है। तो ओवरऑल इसमें अगर हम लोग देखें भाई, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज है, चार्ज से करंट बना, करंट से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बना, और अगेन वापस से हम लोग चार्ज पे आए तो चार्ज से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। तो यही पूरा का पूरा चीज भाई हम लोग को पढ़ना होता है। अब हम लोग ये पूरा का पूरा चीज हम लोग यहाँ पे 16 चैप्टर में कवर करते हैं। तो 16 चैप्टर में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, उसका फिर आपको एमसीक्यूज के बारे में समझ आऊंगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना होता है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इसमें इंडेक्स तो एक्सप्लेन नहीं है भाई, थ्योरी वाला बुक का इंडेक्स लगाना चाहिए था। इसमें आपका जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे इसमें। ये जो आपका पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स क्या है, करंट सोर्स क्या है, इसमें हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें गेन करेंगे। उसके बाद मैंने बताया भाई कि इसमें आपको समझ में आ जाए, इस टॉपिक से समझ में आया करंट है क्या, और करंट एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण बनता है। तो अब हम लोग को पता चल गया करंट के बारे में। तो करंट से हम लोग का पहला बनेगा, क्योंकि हम लोग पहले डीसी करंट को पढ़ते हैं। ओके, पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था भाई, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या यूज किया था, डीसी करंट को यूज किया था लाइटनिंग के लिए। लाइटनिंग के लिए यानी बल्ब ये सब यूज करने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग क्या यूज करते थे, लालटेन ये सब यूज करते, कैंडल ये सब यूज करते थे रोशनी के लिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो हम लोग का सबसे पहला पर्पस था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके क्या करना, बल्ब बनाना, जो कि थॉमस एडिसन ने एक तरीके से किया था। और उस समय वहां पे यूएस में क्या होता था, डीसी पावर को हम लोग यूज करते थे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोगों ने डीसी करंट को एक तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया, और डीसी करंट को हम लोग यूज करते थे बल्ब को जलाने के लिए। और फिर निकोला टेस्ला का एक तरीके से आया है ना, फिर उन्होंने क्या किया, एसी को एक तरीके से हम लोगों ने एक्सटेंड किया, एसी का एक तरीके से एडवांटेज बताया, उसका फिर आपका इंडक्शन मोटर का। और एसी पे क्या है आपका ट्रांसफार्मर, ये सब काम करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक तरीके से स्टेप अप यानी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना काफी इजी बना देता है। तो उसके कारण क्या, आप वोल्टेज को बहुत दूर तक या फिर कहीं पावर को बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दो ब्रांच में चलेगा, एक डीसी नेटवर्क यानी डीसी करंट, और दूसरा आपका एसी करंट। तो पहला आ गया डीसी सर्किट। अब डीसी सर्किट में भी क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ेंगे सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। ओके, सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस उसका वैल्यू क्या होगा, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये सब हम लोग को पढ़ना होगा। आइडियल करंट सोर्स क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, ठीक है, ये सब पढ़ना है भाई। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाए डीसी नेटवर्क। तो डीसी नेटवर्क में क्या होता है, देखिए कुछ जो सर्किट होते हैं भाई, जैसे मान लेते हैं ये सर्किट, तो ये सर्किट क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करके है V = I × R। तो इसमें जो भी पूछेगा, पावर पूछेगा, करंट पूछेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा, निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वहां पे आप ये बेसिक फॉर्मूला यूज करके आप उस सर्किट को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर पढ़ते हैं थ्योरम। तो थ्योरम क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे KVL, KCL, नॉर्टन थेवेनिन, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम, सारा का सारा चीज थ्योरम में कवर हो जाएगा। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें, ये है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो कि फिजिक्स का पूरा चैप्टर भाई। वर्क क्या होता है ना, वर्क का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, ऐसा हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स से पूरा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने बताया था कहीं पे भी चार्ज अगर स्टैटिक में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे भाई कूलम्ब्स लॉ क्या है, परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, गॉस थ्योरम पढ़ना है हम लोग को, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। ओके, उसका फिर हम लोग बिहेवियर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज क्या है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये सब क्या होता है पढ़ना। उसके बाद फिर हम लोग का आ जाएगा कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर काम कैसे करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, मल्टी प्लेट पैरेलल कैपेसिटर क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। जब आप अंडरग्राउंड केबल पढ़ेंगे तो उसमें पूछता है ना, मैक्सिमम स्ट्रेस केबल पे कहाँ आएगा, कब आएगा, मिनिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा, कब आएगा, ये सब हम लोग को पढ़ना है इसमें। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का दो ही टॉपिक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें खत्म हो जाएगा भाई। ओके, ऊपर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें पूरा डीसी करंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। उसके बाद
डीसी करंट खत्म हो गया, डीसी करंट से रिलेटेड जितना भी था वो खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अभी जस्ट मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहले स्टार्ट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे भाई इसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ओके, आपका फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ओके, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, एच क्या होता है, बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। फिर हम लोग का मैग्नेटिक सर्किट आ गया। तो मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट क्या है, ठीक है। उसके बाद एयर गैप, ये सब का कॉन्सेप्ट सब इसी में आएगा आपका। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, फैराडे लॉ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग अगर इंडक्टर पैरेलल में है तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सीरीज में है तो क्या बनेगा, ओके, एनर्जी स्टोर्ड कितना करेगा इंडक्टर, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे भाई, ओके। ईडी करंट ये सब इसी में आ जाएगा। तो ये 3 चैप्टर जो है, ये 3 चैप्टर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड को कवर करता है, 1 2 3, ठीक है। तो 2 चैप्टर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए, 3 चैप्टर आपके इधर हो गए मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम लोग इसके बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बैटरी के बारे में है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी कवर, इसमें पूरा बैटरी के बारे में पढ़ना होता है। इसमें हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे भाई, जैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, रिलेशन बिटवीन ई एंड जेड क्या होता है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शन पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ओके। वोल्टेइक सेल क्या होता है, सब गैल्वेनिक सेल क्या है, ये सब हम लोग पढ़ना। अब यहाँ से आपका एसी करंट स्टार्ट हो गया, 11 नंबर से एसी करंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसी के बारे में जानने के लिए पहले हम लोग पढ़ते हैं एसी करंट में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, जैसे साइनसोइडल वोल्टेज क्या है, ठीक है। साइन वेव को साइन वेव ही क्यों बोलते हैं, कोसाइन वेव को कोसाइन वेव ही क्यों बोल रहे हैं, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, ये सब सारा का सारा चीज़ पढ़ लेंगे। उसका फिर एसी सीरीज सर्किट आ गया, इसमें हम लोग को पढ़ना है इंपेडेंस ट्रायंगल क्या बनेगा इसका, आरएलसी सीरीज सर्किट क्या होता है, अपरेंट पावर क्या है, ट्रू पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, पावर फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, ठीक है। आयरन कोर है तो उसका क्या एक तरीके से पावर फैक्टर होगा, ये सब हम लोग पढ़ना। फिर आपका रेजोनेंस आ जाएगा भाई, रेजोनेंस में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर क्या है, बैंडविड्थ क्या है, सेलेक्टिविटी क्या है, उसका हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओके। आरएलसी सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसको यूज़ करेंगे। उसका हम लोग आ जाएगा फेजर अलजेब्रा, अभी जस्ट बताया, एक मिनट भाई, फेजर अलजेब्रा हो गया भाई आपका। फेजर अलजेब्रा में ऑलरेडी बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं इसको, और फेजर अलजेब्रा बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फेजर डायग्राम, लीड लैग, ये सब का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद आता है हम लोग का 14th नंबर पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये आ गया भाई पैरेलल एसी सर्किट। तो पैरेलल एसी सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे एडमिटेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिटेंस इन पैरेलल सर्किट क्या होता है। इसमें फिर एडमिटेंस ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग, ओके। इसमें फिर हम लोग पैरेलल रेजोनेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आता है भाई लास्ट में 3 फेज सर्किट। इसमें आपका वही स्टार कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या है, ठीक है। बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, स्टार कनेक्शन में आपका लाइन करंट क्या होगा, फेज करंट क्या होगा, इसके बीच में रिलेशन, ये सब फेजर डायग्राम से आपको समझाया जाएगा पूरा का पूरा। 3 फेज सिस्टम का आपका फिर पावर का फार्मूला, डेरिवेशन, ये सब कैसे होता है, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को लास्ट में पढ़ना होता है भाई, सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी डीसी नेटवर्क पढ़ा, अब हम लोग को लास्ट में पढ़ना होगा एसी नेटवर्क, ठीक है। 15 नंबर हो गया 3 फेज सिस्टम, और 3 फेज सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ते हैं एसी नेटवर्क थ्योरम, ओके। एसी नेटवर्क थ्योरम, ये आपका क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज वाला बुक है भाई, उसमें आपका ये एसी नेटवर्क नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल देखिए, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लास्ट में जो 17 नंबर टॉपिक है ये आपका एसी नेटवर्क। एक एक्स्ट्रा इसलिए चला गया क्योंकि इसमें भाई 16 नंबर टॉपिक पे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल में टोटल जो कॉन्सेप्चुअल होगा उसमें आपका पूरा का पूरा 16 चैप्टर करवाया जाएगा, और ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज का थोड़ा सा बात करते हैं भाई।
एमसीक्यूज में अभी जस्ट बताया 16 टॉपिक है, एमसीक्यूज में आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट कवर रहेगा। ओके, देखिए ये जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में अगर आप देखेंगे इन 16 चैप्टर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है भाई, पहला चैप्टर है आपका 100 क्वेश्चन है, दूसरा आपका 115 क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरम का 100 क्वेश्चन है, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी का आपका 95 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 120 क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस में 130 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इधर हम लोग का जो था, जो डिलीट हो गया भाई फोटो, ओके, उसको भी थोड़ा सा ओपन कर दे रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चन आपका करवाया गया है, एक भी क्वेश्चन भाई इसमें स्किप नहीं किया गया, तो खुद सोच सकते हैं कितना एक तरीके से यहाँ पे इफर्ट डाला गया है। ओके, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 135 क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सर्किट 95 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 135 है, बैटरी वाले में 90 क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट में 135 क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट में 140 है, फेजर में आपका 100 क्वेश्चन है, पैरेलल सर्किट में 115 क्वेश्चन है, 3 फेज सिस्टम में 115 क्वेश्चन है, और इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आपका 125 क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा ऐड करेंगे भाई तो 1845 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। और 1845 तो सिर्फ वीके मेहता का बुक का है। जब आप आर के इतना सारा सीख लेंगे भाई, खासकर कॉन्सेप्ट जब आप सीख लेंगे तो आर के राजपूत आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आर के राजपूत में देखिए कितना शॉर्टकट मारा गया है, 1 से लेके 8 तक का जो चैप्टर है आर के राजपूत का, उसी में पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म कर दिया है। और वही जब आप प्रॉपर बुक से पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे भाई, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितना बड़ा है एक तरीके से, है ना। 16 चैप्टर इसमें कवर होते हैं। तो एक बार आप मेहनत कीजिए भाई, ठीक है, लेकिन ढंग से मेहनत कीजिए, और एक बार आप मेहनत कर लेंगे तो भाई आपको पूरा का पूरा जमीन आसमान समझ में आ जाएगी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाकर के ये खत्म होता है। नहीं तो फिर अगर आप क्रैश कोर्स ये सब लेते रहेंगे इधर उधर का, तो उसमें भाई आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा 16 चैप्टर छोड़िए, वहाँ पे आपका भाई 50 से 60 लेक्चर दे करके कहेंगे पूरा यही बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और उतना ही पढ़ करके आप सोचते हैं कि पूरा मेरा बेसिक खत्म हो गया है, तो फिर आपको ना ही मशीन समझ में आएगा, ना ही पावर सिस्टम समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा भाई। ना ही बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद भी जो क्वेश्चन है ना, कहीं कहीं आप फंस जाइए, कहीं क्या आप मैक्सिमम क्वेश्चन में फंस जाइएगा। ओके, और ये जो एमसीक्यूज वाला बुक है वीके मेहता, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, ये आपका गेट लेवल का बुक है भाई। ओके, तो इसका अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 1845 क्वेश्चन, तो आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी के लिए भाई देखिए एमसीक्यूज का जो फ़ी आएगा 1845 क्वेश्चन का विथ कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये आपका आएगा 450 रुपीज़। और जो आपका कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इसका एक्चुअल फ़ी 2400 रुपीज़ है। इसमें आपका 30% लेस हो जाएगा, 30% लेस करने पे जो भी आएगा आपका 1680 रुपये आएगा। ओके, 1680 रुपये में आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और 450 और अगर आपको करना है इसमें, ठीक है, तो टोटल आपका 2000 समथिंग आएगा। ओके, और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक चैप्टर को पहले आप कंप्लीट कीजिए, फिर उसका आप एमसीक्यूज लगा लीजिए पैरेलल में, फिर एक दूसरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर उसका वहाँ पे एमसीक्यूज लगा लीजिए। इससे करने से क्या होगा कि भाई इंस्टेंट फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर वाइज। ओके, तो ये हम लोग का भाई मास्टर कोर्स था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और पूरा का पूरा भाई गेट लेवल पे हम लोगों ने कवर किया हुआ है।